Hello girls, we are going to talk about the principles of pricing in the relation of public enterprises. Now you have to remember the complexity of the pricing problem arises because of the fact that some public enterprises are industrial and commercial undertakings while some are promotional and developmental. And some public enterprises provide basic and essential infrastructure facilities. So what we have to take into consideration is competitive environment. ठीक है, तो competitive environment, then domestic and international environment is taken into consideration in the case of goods produced by some public sector enterprises. And now we talk about what are the marginal cost basis, that is the important principles of public sector enterprise. So we have marginal cost basis, then we have another is average cost basis, pricing on the basis of average cost. ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बेसिस के अनुसार व्हाट इज़ द प्राइसिंग डिसीजन उसकी बात करूँगी. मार्जिनल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना. तो ये तो आपको पता है कि मार्जिनल की डेफिनेशन क्या होती है, वही यहाँ पर है. वाई वी फॉलो मार्जिनल कॉस्ट basis for pricing policy is that if a consumer is willing to pay for an extra unit of a product, welfare of the community gets maximized when that extra or additional unit of product is made available to him. ठीक है, तो लास्ट यूनिट तक प्रोड्यूस होना इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जितना कि मैक्सिमम इकोनॉमी में वेलफेयर क्रिएट कर सके उसका लास्ट यूनिट तक प्रोड्यूस होना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. भले ही उसको पिछली बार से इस बार में रेवेन्यू कम मिले, बट लास्ट यूनिट तक प्रोड्यूस होना इज़ नेसेसरी. ऑब्वियसली प्रॉफिट बना रहेगा. जैसे पहले हो सकता है अगर एक यूनिट कम बनाए तो प्रॉफिट उसको 2 रुपये का मिले, और एक यूनिट ज़्यादा बनाए तो प्रॉफिट उसको 1 रुपये का मिले. ठीक है, बट टिल जब तक कि प्रॉफिट ज़ीरो नहीं हो जाता है तब तक मार्जिनल कॉस्ट के अनुसार ही जो है, कॉस्ट बेसिस के अनुसार ही प्रोडक्शन और कॉस्टिंग की जाती है. इट इज़ आर्ग्यूड दैट इफ़ अ कंज्यूमर इज़ नॉट विलिंग टू पे द कॉस्ट ऑफ द एडिशनल यूनिट, दैट एडिशनल यूनिट शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. इट इज़ ऑल्सो, और इसके साथ ये भी बात सही है कि अगर हमें ये लगता है कि कंज्यूमर रेडी नहीं है एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए, तो भले ही मार्जिनल कॉस्ट तक हम ना पहुँचे, फिर देन वील हैव टू प्रोड्यूस बिफोर दैट. ठीक है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेज रिड्यूस रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी विल ऑटोमेटिकली बी एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स. तो जो वो रिसोर्सेज है जिससे कि वो लास्ट यूनिट प्रोड्यूस होने जा रही थी, उसको हमें दूसरे गुड्स की तरफ एलोकेट कर देना होगा. ठीक है, दैट विल लीड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. तो मेन पॉइंट इसमें ये है, दैट इज़ वेलफेयर. मैक्सिमम वेलफेयर जो है वो होना चाहिए. ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिख रहे हैं, वाइल कंसिडरिंग मार्जिनल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन कैपिटल कॉस्ट इज़ फिक्स्ड एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन. आपको ये याद रखना होगा कि जब मार्जिनल कॉस्ट के अनुसार प्राइसिंग की जाती है तो हमें कौन सा कॉस्ट लेना चाहिए, इट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड इट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट. In the case of long-term marginal cost, even fixed capital becomes variable capital, and marginal cost has in this case has to be take note of both fixed capital cost and variable cost. तो फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम लोग शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट के अनुसार प्राइसिंग सेट करते हैं तो हमें फिक्स कॉस्ट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट के अनुसार प्राइस सेट करना चाहिए. ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, व्हाट इज़ द सरप्लस रेवेन्यू. द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट would mean in the case of industries which are functioning under the conditions of decreasing costs.
ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई कंपनी जो है वो डिक्रीजिंग कॉस्ट, मतलब जो जितना प्रोड्यूस कर रही है उससे उसकी कॉस्ट कम हो रही है, और है ना, और इस प्रोड्यूस कर रही, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, कॉस्ट कम हो रहा है और प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, उसकी वस्तुओं से उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। ये सब चीज़ें भी उसको ध्यान में रखनी होंगी। दिस वुड रिज़ल्ट इन लार्ज रेवेन्यू सरप्लस, और उससे क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किससे सरप्लस रेवेन्यू मिलेगा, तो अगर सरकारी उद्यम या पब्लिक एंटरप्राइज इज़ वर्किंग इन डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, जहाँ उस स्टेज पे काम कर रही हैं जहाँ पर कॉस्ट डिक्रीज़ हो रहा है और प्राइस जो है वो चार्ज जो कर रही है अपनी वस्तुओं का वो ज़्यादा कर रही है, तो उसको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिल सकता है। द सरप्लस रेवेन्यू अपार्ट फ्रॉम इन्वाइटिंग पब्लिक प्रोटेस्ट माइट ऑल्सो रिजल्ट इन डिमांड फॉर ए राइज इन वेजेस एंड बोनस बाय द वर्कर्स इन दैट यूनिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये जो सरप्लस रेवेन्यू होता है ना, इससे फिर जनता को जब पता चलता है तो जनता या तो वेज बढ़ाने की बात करती है, अनरेस्ट आता है, वेज बढ़ाने की बात करती है, या फिर क्या होता है कि बोनस बढ़ाने की बात होती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग, क्योंकि ये पेपर हम लोग सरकार की तरफ से पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें जो क्वेश्चंस है वो ध्यान रखने होंगे कि अगर हम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग से किसी वस्तु का प्राइस निर्धारण कर रहे हैं सरकारी उपक्रम में, तो हमें ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि क्या हम लास्ट यूनिट तक, जब तक हमें उससे यूटिलिटी मिल रही है, हमें वहाँ तक प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम बनना पड़ेगा। एंड देन वी विल हैव टू डिसाइड कि अगर हम उस यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या लोगों को वेलफेयर मिल रहा है। इफ़ वेलफेयर मिल रहा है तो हमें उस लास्ट यूनिट तक प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली हमें ये देखना होगा कि वेदर दैट प्रोडक्शन इज़ अंडर डिक्रीजिंग कॉस्ट केस और इंक्रीजिंग कॉस्ट है। अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट केस में है तो सरप्लस रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। सरप्लस रेवेन्यू जनरेट होने पर ये भी बात होती है कि लोगों में वेज बढ़ाने की बात आती है, अनरेस्ट और प्रोटेस्ट का मामला डेवलप होता है। ठीक है, तो सरकार को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब वो मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पर अपना प्राइस सेट करती है। नाउ लिमिटेशन क्या है, जब मार्जिनल, मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पे वो अपना प्राइस सेट कर रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड। पहली बात तो ये होती है, देयर आर सेवरल डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग द मार्जिनल कॉस्ट विच मेक द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट आर्बिट्रेरी। ठीक है, देन देयर इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात हो रही है आउटपुट की, बट इन रियलिटी वहाँ तक पहुँचना जो है ज़रूरी नहीं है कि हम लोग तरीके से पहुँच सके। मार्जिनल कॉस्ट वुड बी हाई एट पॉइंट्स व्हेन कैपेसिटी इज़ एग्जॉस्टेड। अब ये होता है ना कि लास्ट यूनिट तक प्रोड्यूस करते करते बहुत समय ऐसा होता है कि हमारी रिसोर्सेज ख़त्म हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो हमें बार बार फिर रिसोर्स का जुगाड़ करने में अलग तरीके की एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्हेन प्रोडक्शन इज़ सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग इज़ अडॉप्टेड, द टोटल रेवेन्यू क्रिएटेड बाय द विल बी लेस दैन द टोटल कॉस्ट, है ना। जो रेवेन्यू फाइनली क्या होता है, अगर मार्जिनल यूनिट की प्राइस के हिसाब से अगर हम सबके सारे प्राइस करेंगे तो हमारा रेवेन्यू जो है वो लेस हो जाएगा। ये भी देखा गया है ना। अगर हमने प्राइस किसके हिसाब से करी, अपने लास्ट वाले यूनिट के हिसाब से प्राइस सेट करी, तो जो हमारा टोटल पुराना कॉस्ट है उससे ज़्यादा उससे टोटल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी टोटल रेवेन्यू से, है ना। तो therefore additional production new plants should be set up and the costs incurred for this purpose shall be abnormally high, है ना। When production is subjected to law of decreasing cost, then also we can say that it will result in a loss, and this deficit should be
मेड गुड बाय ड्रॉइंग द गवर्नमेंट फंड्स फर्दर, है ना। दिस वुड फाइनली रिजल्ट इन एडिशनल टैक्सेशन। अब लॉस होगी सरकार को, तो सरकार उस लॉस की भरपाई कहाँ से करेगी? टैक्सेशन से करेगी। इन इंडिया स्पेशली एट अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मार्जिनल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन पीरियड इज़ बाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द लॉन्ग रन, क्योंकि शॉर्ट रन में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के अनुसार प्राइस सेट करते हैं। द डिफरेंस दैट में अकर इन फ्यूचर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड प्रिसाइसली, और जो भी डिफरेंस जो कि बाद में अगर हम आज के मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से प्राइस सेट कर दें तो लॉन्ग रन में कितना डिफरेंस आएगा उसको अभी एस्टिमेट करना कठिन है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट बेसिस प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली प्राइसिंग पॉलिसी को कैसे यूज़ करते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।